Hello students, now we are going to start your chapter number 15 clauses. Clauses के बारे में डिस्कशन करना है इस चैप्टर में and this is the new chapter we are going to start today, right? This is the first part of your chapter, part 1 of 2. So we are going into detail of clauses now, right? See, what are clauses? We know that a clause is a group of words which form part of a sentence, right? Group of words which forms part of a sentence and which contains a subject and predicate. एक क्लॉज जो एक पार्ट होता है सेंटेंस का जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट हमें मालूम है किसे कहते हैं, राइट? प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है? एक फाइनाइट वर्ब होता है, राइट? एक सिंगल फाइनाइट एटलीस्ट होना चाहिए, राइट? और एक फाइनाइट वर्ब सिंगल सिर्फ फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेट ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो. The predicate may be a single finite verb or it may be a set of words which contains a finite verb, right? So this is the basic definition of clauses. Clauses is a group of words which contains a subject and a predicate part and it is a part of a sentence. प्रिडिकेट में एक सिंगल फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड सेट ऑफ वर्ड्स हो सकता है जिसमें एक क्या होगा? एक फाइनाइट वर्ब होगा. एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स सिंग. बर्ड्स सिंग में ये एक सेंटेंस है दो वर्ड्स का जिसमें सिंग जो है प्रिडिकेट पार्ट में आ रहा है, ये फाइनाइट वर्ब है. ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि प्रेडिकेट पार्ट में सिंगल फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है और कुछ सेट ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं जिसमें क्या होगा? एक फाइनाइट वर्ब होगा. जैसे आई हैव ए रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट. सो यहाँ पे आई जो है, आई इज सब्जेक्ट एंड हैव ए रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट, दिस इज़ द प्रेडिकेट पार्ट. तो इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब है, राइट? और बाकी के जो है एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो एक सेट ऑफ वर्ड्स बना रहे हैं जिससे क्या बना है? हमारा प्रेडिकेट पार्ट बना है, राइट? तो क्लॉज नीड्स टू हैव ए फाइनाइट वर्ब जिसमें कुछ एग्जांपल और दिए हैं जैसे ही राइड्स होम एवरी डे, राइट? आई थिंक ये ही राइड्स होमवर्क एवरी डे होना चाहिए. वेल, ही राइड्स होम एवरी डे. फाइनाइट वर्ब राइड्स जो है वो प्रेजेंट टेंस में है. ही दे टूक द चेयर्स आउट इनटू द गार्डन. जो चेयर्स हैं वो बाहर निकाले हैं, गार्डन में निकाल लिए हैं. ये टुक जो है TOO के टुक इज़ द सेकेंड फॉर्म V2 फॉर्म ऑफ टेक, एट दिस इज द पास्ट टेंस. तो टुक इज ऑल्सो द फाइनाइट वर्ब इन पास्ट टेंस, राइट? तो फाइनाइट वर्ब्स कैरी टेंसेज एंड चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर. तो फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस मतलब चेंज होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन. नंबर्स के अकॉर्डिंग भी सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग भी चेंज होते हैं फाइनाइट वर्ब, राइट? तो प्रेजेंट टेंस फॉर्म में जो आएगा वो क्या आएगा? इन्फिनेटिव्स आएंगे, टू इन्फिनेटिव्स एंड बेयर इन्फिनेटिव दोनों. पास्ट टेंस फॉर्म में ING फॉर्म्स आ सकती हैं, पास्ट पार्टिसिपल, राइट? सी एक्सरसाइज नंबर 1 क्या कह रही है? आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब एंड इन ईच सेंटेंस एंड मार्क आउट द क्लॉजेस इन ईच, राइट? तो फाइनाइट वर्ब बताना है और क्लॉजेस बताने हैं. तो फाइनाइट वर्ब इसके अंदर कौन सा है? देखिए फर्स्ट वाला, एवरीबडी लेफ्ट आफ्टर द सेरेमनी. लेफ्ट इज द फाइनाइट वर्ब एंड द क्लॉज पार्ट इज एवरीबडी लेफ्ट, राइट? एंड सेकेंड में देखिए इनवाइटिंग योर कजन वाज अ टेरेबल आइडिया. दिस होल सेंटेंस इज अ क्लॉज एंड inviting your cousin, right? Was is the finite verb. Sorry, inviting ing form is the invite की ing form. Inviting is the uh, finite verb. I love eating paratha, third one, right? I love eating paratha में love is what? Love is finite verb and I love eating paratha is whole sentence is a clause. Fourth one is they expect that Tina would do all the work, राइट? यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, दे एक्सपेक्ट एंड दैट टीना वुड डू ऑल द वर्क. दिस इज अनदर क्लॉज. सी दे एक्सपेक्ट, दिस इज द वन क्लॉज एंड दिस इज अनदर क्लॉज, राइट? सो यहाँ पे एक्सपेक्ट इज व्हाट? फाइनाइट वर्ब. तो इस तरीके से सारे आपको करने हैं. इसके अंदर बताना है कि क्लॉजेज कौन कौन से हैं और उनमें फाइनाइट वर्ब कौन कौन से हैं. सो आई थिंक इट्स क्लियर
नाउ मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. सो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं? अगर किसी सेंटेंस में दो क्लॉज हैं तो एक पार्ट होगा मेन क्लॉज, दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन क्लॉज का खुद का मीनिंग होता है प्रॉपर, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग. बट के जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो है अपने सेंस में, अपने मीनिंग में कंप्लीट नहीं होते. दे डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज फॉर देयर कंप्लीट मीनिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड. I trust him is the main clause because he always keeps his word. Is not having its own complete sense. It is dependent on the main clause. So I trust him is the main clause, and because he always keeps his word is the subordinate clause. Similarly, my daughter loves pasta, which she eats every day. My daughter loves pasta is the main clause, which she eats every day. This clause is the subordinate clause, right? So, my daughter loves pasta, this is main, and which eats she eats every day is subordinate, right? Now, identify the main and subordinate clause in each of these sentences. हमें बताना है कि इसमें कौन से मेन क्लॉज हैं, कौन से सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं. द ओल्ड मैन पिक्ड अप द बॉटल दैट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड. द ओल्ड मैन पिक्ड अप द बॉटल, दिस इज द मेन क्लॉज बिकॉज इट इज complete in its sense, right? That was lying on the ground is what is the subordinate clause, right? You can, थर्ड वाला देखिए, you can eat whatever you like. You can eat is main clause, whatever you like is subordinate clause, right? The little girl who is singing is my nicey. तो यहाँ फिफ्थ वन बता रहा हूँ. फिफ्थ वन, द लिटिल गर्ल हु इज सिंगिंग इज माई नाइसी, राइट? सो द लिटिल गर्ल हु इज सिंगिंग is what the main clause, and is my nicey is the subordinate clause. The car that is at the gate belongs to my friend. The car that is at the gate is what is main clause, and belongs to my friend is subordinate clause. इस तरह सब कर लेंगे हम. मेन और क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को अलग अलग आइडेंटिफाई करना है. सो यू आर एबल टू डू नाउ. व्हाट आर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस किसे कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस एक फाइनाइट वर्ब होता है उनमें, बट अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बनाते, ये बता रखा है मैंने, अभी भी बताया. दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट, उन्हें डिपेंडेंट क्लॉजेस भी कहते हैं. और मेन क्लॉज के साथ यूज़ करना पड़ेगा पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए, राइट? द हाउस विच स्टैंड्स ऑन द हिल इज़ हॉन्टेड. The house is haunted is the sentence, but which stands on the hill is the subordinate clause, which doesn't make its complete sense. When the match was over, we went out to celebrate. When the match was over is the subordinate clause, right? So इसी तरीके से कुछ सब ऑर्डिनेट क्लॉज को रिकॉग्नाइज कराने के लिए सिग्नल्स होते हैं, या कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, या कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है. फॉर एग्जाम्पल, दे डांस्ड अंटिल दे एग्जॉस्टेड. हेयर दिस वर्ड अंटिल डिनोट्स यू that they danced, they were exhausted. So they were exhausted is what subordinate part, right? She is the one who took your ring. So who is what, who is the indicating word, who is the conjunction which shows you the which denotes you the subordinate clause. However, some subordinating clauses have no signal at all. कहीं कहीं पे सिग्नल नहीं होता, बिकॉज मतलब सिग्नल क्या, वही वर्ड्स जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऐसा कुछ नहीं है. तो क्या होगा, दैट वहाँ से ओमिटेड है, ठीक है. सबऑर्डिनेटिंग वर्ड जो है वो दैट यूज होता है, राइट? सच क्लॉजेस कैन बी आइडेंटिफाई बाई रिप्लेसिंग द मिसिंग दैट. फॉर एग्जाम्पल, आई नो शी इज़ मिसिंग हिम, right? I know is, I know that she is missing him. So this is also possible. This is the correct complete sentence.
I know that she is missing him, because that is what, that is subordinating word. So that लगा के अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे इजीली डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे तो, वरना इजीली करने के लिए आप दैट को जो ओमिटेड है उसको रिप्लेस कर दीजिए, उसको क्या कर दें, उसको लगा दें वहाँ पे जो उसकी करेक्ट पोजीशन है, ठीक है। जैसे सुमा सैड दैट, राइट, सुमा सैड दैट शी वॉज नॉट हैप्पी। सो दैट यहाँ से ओमिटेड है, सुमा सैड शी वॉज नॉट हैप्पी। सो ये ऐसे हिंट जो है ना एक टाइप की मिल जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो दैट शी वॉज नॉट हैप्पी इज़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज। We can classify subordinate clause according to their functions into noun clauses, adjective और relative clauses and adverb clauses। तीन टाइप के होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज फंक्शन के बेसिस पे, नाउन क्लॉजेज, एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज। तो इस क्लास में नाउन क्लॉजेज डिस्कस कर लेते हैं, एडजेक्टिव, रिलेटिव एंड एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉजेज एंड एडवर्ब क्लॉजेज, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का फंक्शन करता है, उसे नाउन क्लॉज बोलते हैं। सी शी एक्सपेक्ट्स अ प्राइज, ये प्राइज जो है वो क्या है? प्राइज ये नाउन है, राइट, ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर इसको कोई क्लॉज रिप्लेस करता है तो इसी का फंक्शन करेगा। लेट अस सपोज ये रिप्लेस करता है दैट शी विल गेट अ प्राइज, राइट, शी एक्सपेक्ट्स that she will get a prize. So here that she will get a prize is what is a noun clause, because it is doing the function of a noun, right? So ये नाउन क्लॉज होते हैं। इसमें नाउन क्लॉज यूजुअली किससे स्टार्ट होते हैं? दैट से, इफ से, वेदर से, व्हाट से, राइट, इनसे ये स्टार्ट होते हैं, या फिर इंटरोगेटिव्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। सो ये सभी नाउन क्लॉज के स्टार्ट होने को इंडिकेट करते हैं, राइट। आई डोंट नो व्हाट इज पुडिंग, व्हाट दिस पुडिंग इज मेड ऑफ। What is here? What is a word which shows the presence of a noun clause? I don't know what this pudding is made of, right? So मैंने बताया कि what से, where से, why से, इनसे स्टार्ट होंगे, इससे स्टार्ट हो रहा है, राइट। गीता said that she would shift to Chennai, सो दैट से भी स्टार्ट होता है, बताया था। तो शी वुड शिफ्ट टू चेन्नई, दिस इज़ द नाउन क्लॉज। सो नाउन क्लॉज आई थिंक क्लियर हो गया। नाउन क्लॉज क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं? वर्ब का फंक्शन कर सकता है, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, राइट। नाउन क्लॉज वर्ब के सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है, राइट। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज आफ्टर कोपलर और लिंकिंग वर्ड्स। कॉपलर हमने पढ़ा है, लिंकिंग वर्ब्स हम जानते हैं, लिंकिंग वर्ब्स के कॉम्प्लीमेंट का सब्जेक्ट कर सकता है, राइट। और एन एलिमेंट इन अपोजिशन टू ए नाउन, और अपोजिशन का मतलब होता है इन इज यूज्ड इन ए सिमिलर और पैरेलल सेंस, राइट। पैरेलल सेंस, सिमिलर सेंस में इंट्रोड्यूस्ड हुए हुए चीज़ को कहेंगे अपोजिशन में है, राइट। एन एलिमेंट इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन में कोई एलिमेंट यूज है, उसकी सिमिलर सेंस या मीनिंग, पैरेलल मीनिंग में अगर कोई चीज़ यूज़ हुई है, कोई कोई क्लॉज यूज़ हुआ है, तो वो उसका भी फंक्शन कर सकता है, उस ऐसे एलिमेंट का भी फंक्शन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, राइट। हियर यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस, सो दिस को एक्सप्लेन किया है, दिस को इलाबोरेट किया है, दिस को इंट्रोड्यूस, दिस की डिटेल्स बताइए। व्हाट वी मस्ट ऑलवेज, या ही और शी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, वो दैट इज़ हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, ये दिस की डिटेल है, राइट। सो दिस इज यूज्ड इन अपोजिशन टू द प्रोनाउन दिस। सिमिलरली, डू यू स्टिल बिलीव दैट लाई, दैट इज, do you still believe that lie, that is Sumesh who stole the money? So lie is basically this sentence, this clause which is told by after lie, right, that is that it was Sumesh who stole the money, this is the lie, right। सुमेश ने पैसे चुराए, राइट, ये झूठ है,
इस lie को डिटेल में बताया गया है किसके बाद, वर्ड lie के बाद. सो lie के अपोजिशन में ये यूज़ हो रहा है. सो दिस इज़ द एलिमेंट, दिस इज़ द noun subordinating clause which is used in opposition to the to the to the lie, right? To lie, it is the, it is used in opposition to it. Opposition का मतलब in you which is used in parallel meaning or in or introduced to express the details of a similar thing, right? Do you still believe that lie that it was Sumesh who stole the money? Similarly, we are having another sentence here. Suresh had the same opinion that we must quit the club. What is the opinion? The detail of opinion is that we must quit the club, right? So here, that we must quit the club is a noun subordinating clause which is used as an element in opposition to this opinion, right? To noun opinion. ये noun के opposition में use हो रहा है, right? Now we are having exercise here. Underline the noun clause and write its grammatical function. The subject, object, subject complement, object of a preposition or an element in opposition to a noun or pronoun. यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है नाउन क्लॉज को और उसका फंक्शन बताना है कि फंक्शन के बेसिस पे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, राइट, सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, राइट. यहाँ पे देखिए, दैट ही विल पार्टिसिपेट इज़ सर्टेन, दैट ही विल पार्टिसिपेट इज़ सर्टेन, राइट. तो यहाँ पे नाउन क्लॉज कौन सा है, that he will participate is the clause, noun clause, right, and it is doing the function of the subject, right. Subject का काम कर रहा है, that he will participate. Similarly, she says her brother is not well, her brother is not well is the noun clause and which is doing the function of an object. So this is how we have to do all the parts. Now what we have to do, we have to just underline the noun clause and just we have to tell the function, what is its grammatical function, whether it is used as a subject or an object or subject complement or object of a preposition or an element in opposition to a noun or pronoun, right. So I think it's clear enough now. Now we'll start this adjective or relative clauses in next class. We'll start here from here, right? And we'll finish it off, finish this chapter off in next class. So that's it for today. Thank you very much.